नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने की थी। एनआईए की चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत दरअसल की गई थी। तबलीगी आतंकियों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। केस की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मर्डर के 11 आरोपी तबलीगी जमात के इस्लामिक कट्टरपंथी थे। तबलीगी जमात एक इंटरनेशनल देवबंदी इस्लामिक मिशनरी है जो कि इस्लामिक मान्यताओं का सख्ती से पालन करने पर जोर देती है। वहीं दूसरा तरफ सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया। साथ ही साथ सरकार ने इस जमात के लोगों को अपने अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना ज़रूरी नहीं है। लोगों को ये बताने के लिए कहा गया कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरा है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात वही है जिसे लेकर पिछले साल भारत में काफ़ी बवाल हुआ था। तबलीगी से जुड़े लोगों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खतरा और बढ़ा दिया। अब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाकर कड़ा संदेश दिया। भारत में ये संगठन 1926 में अस्तित्व में आया और इनका मुख्य काम इस्लाम को लेकर धार्मिक उपदेश देना है। हालांकि इस संगठन के लोगों पर भड़काऊ बयान देने के भी आरोप लगे हुए हैं। तो अब भारत में भी ये मांग उठने लगी है कि क्या तबलीगी जमात को देश में भी बैन किया जाना चाहिए। तो अमरावती के उमेश कोल्हे की 21 जून को बेरहमी से हत्या की गई। आपको बताया हमलावर नुपुर के समर्थन में उमेश के पोस्ट से दरअसल नाराज थे। नुपुर ने टेलीविजन शो में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। एनआईए ने पिछले हफ्ते 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। हत्या में शामिल हर व्यक्ति तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। तो अमरावती केस एनआईए की चार्जशीट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हत्या में शामिल हर व्यक्ति तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। हत्या का मास्टरमाइंड इरफान रायबर हेल्पलाइन नाम का एक एनजीओ दरअसल चलाता है। इसके अलावा रायबर हेल्पलाइन एनजीओ से 21 लोग जुड़े हुए थे। हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी इसी एनजीओ के मेंबर थे और इस एनजीओ को कुछ खाड़ी देशों और पाकिस्तान से दरअसल फंडिंग की जा रही थी। देश भर के लोगों में आतंक पैदा करने के लिए ये सोची समझी साजिश है। एनआईए का ये बयान है। तो अमरावती केस को लेकर हालांकि एनआईए का बड़ा खुलासा साफ तौर पर सामने आया, जिसमें चार्जशीट में जो दाखिल की गई है, चार्जशीट में कई अहम खुलासे साफ तौर पर एनआईए की ओर से किए गए हैं। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर समलैंगिकता को कानूनी अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी इस पर रोक लगाने की मांग उन्होंने की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महोदय, मेरा विशेष उल्लेख का विषय है सभी धर्मावलंबियों की महिलाओं के लिए विवाह की उम्र समान हो। महोदय, देश के अंदर ईसाई, पारसी, हिंदू धर्मावलंबियों से संबंधित अलग अलग विवाह कानून एवं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में विवाह हेतु स्त्री के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मासिक शुरू होने के बाद कभी भी मुस्लिम लड़कियों के विवाह को उचित ठहराया गया है। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसे वैध ठहराया है। हाईकोर्ट का आदेश आईपीसी की धारा 375, पॉक्सो एक्ट 212
एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति या असहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने को अपराध माना गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 का प्रावधान 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। बाल विवाह निषेध कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रावधान उपरोक्त सभी कानूनों के विपरीत है तथा लड़कियों के विवाह की उम्र में धर्म के आधार पर विभेद करता है। विवाह कानून में उम्र का प्रावधान सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी नागरिकों के लिए विवाह की समान वैधानिक उम्र के लिए कानून बनाए और उसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ ब्याज समेत वसूले जाएं। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है। दिल्ली एलजी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तित्व के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। दरअसल उपराज्यपाल का ये निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है।